हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूपी बोर्ड कक्षा 6 का चैप्टर विज्ञान का चैप्टर नंबर 6 है जीव जगत। तो अगर आपने अभी कॉपी पेन नहीं निकाला है तो कॉपी पेन निकाल के बैठ जाइए और ध्यानपूर्वक जो भी प्रश्न यहाँ पे कराए जाते हैं अपनी कॉपी में नोट करते रहिएगा। और चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है जो कि बहुविकल्पी प्रश्न है, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। और इसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न का मतलब ये होता है कि एक प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, जिसमें से सिर्फ एक ही सही रहता है और सही के सामने आपको सही का निशान या अपनी अभ्यास पुस्तिका में उसको लिख लेना है, उसका आंसर। बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न दे रखा है एक कोशिकीय जीव है। पहला ऑप्शन है मनुष्य, दूसरा है केचुआ, तीसरा है एगुलिना, चौथा है छिपकली। तो एक कोशिकीय जीव कौन से हैं? यूग्लिना है, पैरामीशियम है और आपके 2-4 और है, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक कोशिका से निर्माण होता है। लेकिन मनुष्य की अगर बात करते हैं तो मनुष्य की जो बॉडी होती है तो उसका स्ट्रक्चर होता है वो कई कोशिकाओं से मिलकर बनता है। जिस प्रकार से कोशिकाएं होती हैं किसी स्ट्रक्चर में बना के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से आपकी कोशिका का निर्माण होता है, ये जुड़ती चली जाती हैं। कई कोशिकाएं मिलकर के आपका ऊतक बनाती हैं, ऊतक से ऊतक तंत्र, फिर अंग तंत्र, फिर आपके शरीर का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से आपकी ध्यान रखना है। यूग्लिना आपका एक कोशिकीय जंतु होता है, जबकि मनुष्य आपका बहुकोशिकीय होता है, केचुआ आपका बहुकोशिकीय होता है। सेकंड प्रश्न है मेरुदंड पाई जाती है, किस में पाई जाती है? केचुए में पाई जाती है। केचुआ बिल्कुल नहीं पाया जाता है, जग में नहीं पाया जाएगा। तिलचट्टे में, तिलचट्टा आपका क्या होता है? जो कॉकरोच होता है उसको तिलचट्टा बोलते हैं। और इसकी 8 दिल होते हैं, ठीक है। कितने दिल होते हैं? 8 दिल होते हैं, इसलिए इसको मारो जल्दी मरता नहीं है, सिर्फ गर्म पानी से मरता है। और आपका लास्ट है मेरुदंड, इसमें पाया जाएगा। मेरुदंड की बात करता है तो जो रीढ़ की हड्डी होती है उसी को मेरुदंड कहा जाता है। तो आप ध्यान, आपको तो ऐसे भी ऑप्शन से पता चल ही जा रहा है किस में पाई जाएगी, किसमें कांटे किस में पाए जाते हैं। मछली को जब खाते हो तो बीच में एक बड़ा वाला कांटा मिलता है, उसके किनारे किनारे, उसी को बोलते हैं मेरुदंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये प्रश्न आपको खुद ही पता हो जाना चाहिए। प्रश्न नंबर का है अपुष्पीय पौधे हैं, यानी किसमें पुष्प नहीं लगता है उसको हम अपुष्पीय पौधे कहते हैं। मतलब यहाँ पे नहीं, पुष्प मतलब कि पुष्प, जिसमें पुष्प ना लगे उसको हम अपुष्पीय। आम में जरूर लगता है, पुष्प लगता है तभी फल होता है। आपका जामुन है उसमें फूल लगते हैं तभी आपका फल होता है। केले में भी पहले फूल लगता है फिर उसके बाद फल होता है। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बच गया, फर्न। तो फर्न ऐसा आपका पौधा है जिसमें फूल नहीं लगते हैं। प्रश्न नंबर घ है मूल रोम किसमें पाया जाता है? तो मूल रोम को पता है कि जड़ से रिलेटेड होता है, तो जाहिर सी बात जिसमें जड़ होगा वही चीज़ होगी। तने में मूल रोम नहीं पाया जाता है, पत्ती में नहीं पाया जाता है, पुष्प में नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल रोम आपका जड़ में पाया जाता है। और हम कुछ चीज़ें बता देना चाहते हैं यहाँ पे, अब ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि तना होता है, तने में क्या होता है कि दोस्तों यहाँ पे पानी आपका पानी का जो इसमें सिराएँ पाई जाती हैं, ये पानी का संवहन करती हैं। एक पानी और फूड का संवहन एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाती हैं। पत्ती का कार्य क्या होता है? पत्ती का कार्य है भोजन बनाना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्लोरोफिल के उपस्थिति में क्या करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और हमें CO2 देती हैं, और इनके लिए भोजन का निर्माण होता है। किसके द्वारा है? पत्तियों के द्वारा होता है, ठीक है। जड़ का काम क्या होता है? जड़ क्या करता है? पानी का अवशोषण करता है और भोजन का संचय भी करता है, जड़ करता है। पुष्प में आपका देखते हैं, पुष्प में जो होता है, जो निषेचन की क्रिया होती है, यानी कि एक नए पौधे का निर्माण के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है? तो पुष्प होता है। पुष्प में निषेचन की क्रिया होती है। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर अपने अभ्यास पुस्तिका में सही के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाएं। पहला कथन दे रखा है पौधों को भोजन की आवश्यकता होती है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर उनको भोजन नहीं मिलेगा तो पौधे बढ़ेंगे नहीं, वृद्धि नहीं करेंगे, क्योंकि पौधे भी एक प्रकार से आपके सजीव होते हैं। सजीव कौन से होते हैं? सजीव जीव जंतु होते हैं जो चल फिर सकते हैं, जिनका ग्रोथ होता है, जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, जिसका प्रजनन कर सकते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? सजीव जीव जंतु कहलाते हैं। उसमें पौधे भी आपके आते हैं। अगला है जंतुओं में वृद्धि जीवन पर्यंत होता है,
तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनकी जो वृद्धि होती है कुछ एक समय के बाद जाकर रुक जाती है। जैसे कि मनुष्य क्या है, जैसे कि लड़कियों में 16 से 16 साल तक उनका एज बढ़ेगा, उसके बाद उनकी वृद्धि रुक जाती है। शारीरिक वृद्धि की बात हो रही है, मानसिक वृद्धि नहीं, यहाँ पे सिर्फ शारीरिक वृद्धि की बात हो रही है। तो शारीरिक वृद्धि के दौरान आपके सिर्फ शरीर की जो चीज़ें होती हैं, परिवर्तन होते हैं, वृद्धि होती है, उसी की बात की जा रही है। और इसी प्रकार से अगर फीमेल में देखते हैं तो लगभग उनका 18 से 20 के आसपास जो एज होती है, उसमें फीमेल का एज यहाँ तक बढ़ता है, उसके बाद उनकी जो लंबाई होती है वो रुक जाती है। इसलिए जंतुओं में वृद्धि जीवन परिवर्तन नहीं होता है। अगला है अमीबा, बहुकोश की जीव है, बिल्कुल गलत है। आपका अमीबा होता है, युगलीना होता है, ये सब क्या होते हैं, एक कोश की जीव होते हैं। इसलिए इसमें पूछ रहा है कि बहुकोश की जीव है, इसलिए इसको कहेंगे हम गलत। अगला है आपका पैरामीशियम, एक सूक्ष्म जीव है, बिल्कुल सही है। जो पैरामीशियम होता है बहुत छोटा सा होता है और चप्पल की आकृति का बना होता है आपका पैरामीशियम, और उसमें छोटे छोटे रेशे लगे रहते हैं जिसके माध्यम से वे भोजन वजन का अपना इकट्ठा करते हैं। अगला है रंध्र गैसों के आदान प्रदान में सहायक होता है, बिल्कुल सही होता है। जो पौधों जो पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं उससे क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और ऑक्सीजन में भरपूर मात्रा में देती हैं। और सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला सबसे अधिक सांद्रण की बात करते हैं। सबसे अधिक सांद्रता किसकी होती है हमारे वायुमंडल में, किस गैस की, तो आपको ध्यान रखना है वायुमंडल में सबसे अधिक सांद्रता होती है 78% नाइट्रोजन होता है। उसके बाद हमारा आ जाता है सेकंड नंबर पे 21% के आसपास लगभग हमारा ऑक्सीजन होता है। इसको ध्यान में रखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, क्योंकि अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज वैल्यू ही पूछी जाती है, या सबसे अधिक वाले पूछी जाएगी तो नाइट्रोजन पूछी जाएगी। अगला प्रश्न है गेहूँ तथा धान बहुवर्षीय पौधे हैं, बिल्कुल गलत सही है, गलत है ये बात। क्या पूरे साल होती है गेहूँ धान? आप देखते हैं इनका सीजन होता है 6 महीने, आप में 6 महीने के आसपास आपको देखते होंगे जब बरसात का मौसम आता है उसमें क्या करते हैं हम लोग धान की रोपाई करते हैं। धान होने के बाद हम उसको काटते हैं, फिर उसके बाद हम उसमें क्या करते हैं गेहूँ की बोआई करते हैं। तो गेहूँ हमारी एक रबी की फसल होती है और हमारी ये खरीफ की फसल होती है, कौन सी, धान। तो अगर आपसे खरीफ और रबी पूछ लिया जाएगा, बता दीजिए गेहूँ कैसी फसल है, तो आप ध्यान रखेंगे गेहूँ हमारी रबी की फसल होती है, यानी कि इसको हम ठंडी के मौसम में बोते हैं और लगभग जब हमारा ग्रीष्म काल स्टार्ट होने वाला आता है मार्च के पास, जिसमें हम उसको काट लेते हैं। और इस समय जब आप देख रहे होंगे ठंडी का मौसम चल रहा है, इसमें आपको गेहूँ खेतों में देखने को मिल रहे होंगे। इसलिए यहाँ पे पूछ रहा है बहुवर्षीय, यानी बहुवर्षीय मतलब पूरे वर्ष होती हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। अगला है खरगोश अकशेरुकी है। अकशेरुकी मतलब होता है जिसमें कशेरुक नहीं पाए जाते हैं, रीढ़ की हड्डियाँ नहीं पाई जाती हैं, उनको हम अकशेरुकी जंतु कहते हैं। तो क्या खरगोश के अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, इसलिए गलत हो जाता है। उसने बोल दिया अकशेरुकी, बोलता अकशेरुकी, तो ये बात सही होती। अगला प्रश्न है सूक्ष्म जीव हमें नग्न आँखों से दिखाई देते हैं, देख पाओगे? आपके हाथों में कितने करोड़ों से जीवाणु हैं, आपको दिख रहा है सूक्ष्म जीव दिख रहा है आपके हाथों में। आप किसको देखने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करते हैं, तब इसको आप देख पाते हैं। सूक्ष्मदर्शी के इस्तेमाल के बाद ही जीवाणुओं को और सूक्ष्म जो जीव होते हैं उनको हम देख पाते हैं, इसलिए उनको नग्न आँखों से नहीं देख पाते हैं, क्योंकि अपने जो हाथ है उसके अंदर भी देखोगे तो इसमें असंख्य जीवाणु आपके हाथों में होंगे, लेकिन उसको आप देख नहीं पा रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें क्या है कि पहला कथन दे रखा है कि भोजन से हमें कार्य करने के लिए क्या मिलती है, तो ऊर्जा मिलती है। लेकिन हमें जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, ठीक है। प्रोटीन में क्या करते हैं, जो हमारे टूट फूट है जो कोशिकाएं होती हैं उनके निर्माण में सहायक होती हैं। एक कार्बनिक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होता है प्रोटीन जो होता है। तो कभी विटामिन्स या प्रोटीन आपसे कभी पूछा जाए विटामिन्स क्या होते हैं, विटामिन्स हमें ऊर्जा देते हैं कि नहीं देते हैं, प्रोटीन हमें ऊर्जा देते हैं कि नहीं देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है हमें ऊर्जा नहीं देते हैं। सिर्फ हमारे विटामिन्स हमें विटामिन से कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। प्रश्न नंबर खा है सभी जंतु तथा पौधे श्वसन की क्रिया में क्या लेते हैं कि सभी जंतु तथा पौधे श्वसन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। यहाँ पे गलत कर लीजिएगा, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। पौधे कहाँ निकालेंगे यार दोस्तों,
सिर्फ जंतु यहाँ पे लिख लीजिएगा। जंतु क्या होते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन गैस लेते हैं, जंतु हैं। लेकिन पौधों की बात करते हैं तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं, इसलिए वहाँ पे पौधे काट दीजिएगा। प्रश्न नंबर का है कछुए का जीवन काल लगभग कितना होता है, तो 120 वर्ष से लेकर के 200 वर्ष के आस 150 वर्ष यहाँ पे दे रखा है, और भी होता है, कई कई कछुए 350 साल तक जिंदा रहते हैं। तो ये क्योंकि आपकी बुक से लिया गया होगा, इसलिए इसका जीवन काल 120 से लेकर के 150 वर्ष आप ध्यान रखेंगे। लाजवंती पौधा स्पर्श के प्रति क्या होता है, संवेदनशील होता है। किसने बताया था, डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने बताया था कि पौधों में भी संवेदनशीलता होती है, पौधे भी क्या होते हैं कि संवेदन करते हैं। यानी कि जो लाजवंती पौधा इसमें बोलते हैं, इसके हिंदी में छुई मुई बोलते हैं, आप लोग सुना होगा छुई मुई। उसको आप छूते जैसे होंगे तो क्या करते हैं, पौधे की पत्तियां सिकुड़ जाती थी। ये किसने बताया था, किससे वैज्ञानिक ने बताया था, तो भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने या बोस ने। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए की क्रिया को क्या कहते हैं, तो सर्जन जो क्रिया होती है हमारे शरीर के से बाहर निकालना, जैसे कि हमारे पसीना मलमूत्र ये सब जो होते हैं हमारे शरीर से निकालने की बाहर निकालने की जो क्रिया होती है, ये हमारा उत्सर्जन के अंतर्गत आ जाती है। प्रश्न नंबर 4 है इसमें, पादप मिट्टी से खाली स्थान की सहायता से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। जो पौधे होते हैं, पादप होते हैं, वो क्या करते हैं, मिट्टी से मूल रोम, जो मूल रोम क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, जड़ में पाया जाता है, तो मूल रोम की सहायता से क्या करते हैं, जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं, और ये हमें पत्तियों के पास पहुँचाते हैं। पत्तियाँ ऑक्सीजन से वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं, और इन दोनों को मिला करके क्या करती हैं कि भोजन का निर्माण करती हैं। इस प्रकार से पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और ये स्वपोषी होते हैं। जो चीज़ें अपना भोजन स्वयं निर्माण करती हैं उसको हम स्वपोषी बोलते हैं। जो चीज़ें अपना भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करती उनको हम परपोषी कहते हैं। जैसे मनुष्य अपने भोजन का निर्माण नहीं करता है, वो पेड़ पौधों पर डिपेंड रहता है, और जब हमको गेहूँ मिलेगा तभी हम खाएंगे, अगर नहीं मिलेगा तो नहीं खाएंगे। इसलिए मनुष्य आपका परपोषी होता है, जबकि आपका जो स्वयं भोजन बनाने वाला होता है वो स्वपोषी होते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि स्तंभ का स्तंभ खा से मिलान कीजिए। स्तंभ का में दे रखा है मेढक, स्तंभकंद, अंडयुज, शलजम, प्रजनन, उत्सर्जन, संवेदनशीलता। आइए मिलान करते हैं, कहना क्या चाह रहा है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है मेढक की बात करते हैं तो मेढक क्या है, उभयचर वे होते हैं। उभयचर की परिभाषा अगर हम बताते हैं तो क्या हो सकता है, जो ऐसे जीव जंतु जो कम से कम 2 स्थानों पर रह सके, 2 स्थानों की मतलब कि जल और थल में रह सके, उनको उभयचर कहते हैं। या जल थल और उड़ भी सके, जल थल नभ यानी तीनों जगह रह सकते हैं, उसको भी हम उभयचर बोलेंगे। जैसे आपका मेढक है, घड़ियाल है, क्रोकोडाइल है, ये आपके पानी में भी रह सकता है, आपका ज़मीन पर भी रह सकता है, इसलिए ये सब उभयचर कहलाएंगे। और आपका एक ग्रेनाइट पक्षी आता है जो तीनों जगह रह सकता है, उड़ भी सकता है, सो भी से पानी में भी रह सकता है, और थल पे रह सकता है, ग्रेनाइट। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो स्तंभकंद का ये हमारा क्या होते हैं, आलू होते हैं, शलजम होते हैं, और प्याज है, ये सब क्या है, ये हमारे स्तंभकंद होते हैं, इसको हम खाया जाता है। अदरक आपका है, इसके अंतर्गत आ जाएगा। अंडयुज यानी कि अंडे देने वाले कौन कौन से होते हैं, तो अंडे देने वाले जंतु जो होते हैं उसको हम अंडयुज बोलते हैं। शलजम क्या होता है, एक कुंभ रूपी पौधा होता है, कुंभ रूपी आपका है, कुंभ के आकृति का होता है। प्रजनन की बात करते हैं तो प्रजनन में क्या होता है, अंडे और बच्चे देने वाले दोनों आ जाएंगे, क्योंकि प्रजनन में किसी भी तरीके से होना चाहिए, प्रजनन होना चाहिए, चाहे अंडे के माध्यम से हो चाहे बच्चे देने वाले के माध्यम से हो। उत्सर्जन की बात करते हैं तो हानिकारक पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना हमारा क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। संवेदनशीलता क्या होता है कि धमाके को सुनकर चौंक जाना, ये हमारा संवेदनशीलता कहलाता है। या गर्म तावे पर हाथ रखना, और जब रखोगे तो अचानक से आपका हाथ जल जाएगा तो आप हाथ पीछे करेंगे तो ये आपका संवेदनशील होता है। ठंडे चीज़ को छूना आपका संवेदनशीलता है। प्रश्न नंबर 5 है, मक्का, प्याज, सरसों तथा बैगन में पाई जाने वाली जड़ों के नाम लिखिए। आइए देखते हैं मक्के में कौन सी जड़ पाई जाती है दोस्तों। तो मक्का में झकड़ा क्या होता है, झकड़ा जड़ पाई जाती है मक्के में। प्याज में क्या होता है, मूसला, कौन सा जड़ होता है, मूसला जड़ प्याज में पाया जाता है। सरसों में भी मूसला जड़ पाया जाता है।
और आपका बैगन में भी मूसला जड़। यानी कि आपको 3 में ध्यान रखना है कि प्याज, सरसों, बैगन और में आपका मूसला जड़ पाया जाएगा, जबकि जो मक्का होता है उसमें झकड़ा जड़ होता है, क्योंकि जड़ होता है, क्योंकि इसमें जो जड़ें होती हैं ना वो बाहर से निकल के इस प्रकार से उसको रोकती हैं। आप कभी मक्के का पेड़ पौधा देखिएगा। प्रश्न नंबर है मूसलाजड़ तंत्र का नामांकित चित्र बनाए। तो मूसलाजड़ इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है, मूसलाजड़ अपस्थानिक जड़, ठीक है। तो मूसलाजड़ में क्या होती है, सब प्राथमिक जड़ होती है, लेकिन इसमें से एक मेन जो जड़ होती है उसको हम मूसलाजड़ कहते हैं। और ये द्वितीयक जड़ होती है आपकी, इसमें आप स्थानिक जड़ में ये आपकी तृतीयक जड़ होती हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक होते हैं, जबकि एक मूसला जड़ इसमें पाया जाता है। अपस्थानिक जड़ें इस प्रकार से आपकी अवस्थानिक जड़ें कहलाती हैं, इसको आप बना लीजिएगा। प्रश्न नंबर 7 है, किन्हीं 3 पौधों के नाम लिखिए जिनमें जड़, तना तथा पत्ती नहीं पाई जाती है। ओहो, ऐसे कौन से जड़ हैं, ऐसे कौन से पौधे हैं जिनमें जड़ ना पाया जाओ, तना ना पाया जाओ, पत्ती ना पाई जाए? तो ध्यान रखना है, बैक्टीरिया, जो जीवाणु होते हैं वो आपका पौधों के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा है कवक, कवक में भी आपके जड़ पौधे नहीं, लेकिन ये आपके पादप के अंतर्गत आएंगे। शैवाल, शैवाल में आपने देखा इसमें भी जड़ नहीं पाई जाती है, तना नहीं पाया जाता है और पत्ती नहीं पाई जाती है, तना तथा पत्ती नहीं पाई जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, शैवाल हो गया, कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गई। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बैक्टीरिया वाला है, क्योंकि सब लोग बैक्टीरिया को सोचेंगे कि जीवाणु है, तो इसमें तो इस जंतु हो सकता है, लेकिन जंतु नहीं होता दोस्तों, ये क्या होता है, आपका पादप होता है। प्रश्न नंबर 8 है, किन्हीं 2 बहुवर्षीय पौधों के नाम लिखिए। यानी बहुवर्षीय यानी कि हमेशा के लिए फसल होती है, साल भर फसल देती हैं, उसको क्या बोलते हैं, बहुवर्षीय पौधे। तो आम आपसे आप देखते होंगे अक्सर ऐसे ऐसे आम पाए जाते हैं कि पूरे 12 मास भी आम होते रहते हैं। दूसरा है गुड़हल, ये सब क्या है कि बहुवर्षीय पौधे हैं। प्रश्न नंबर 9 है, साग, झाड़ी तथा वृक्षों के 5 उदाहरण लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे साग यानी कि मक्का, साग में मक्का आपका आ जाएगा, पालक आ जाएगा, सरसों, मटर, बैगन, ये सब आपके साग के अंतर्गत आ जाएंगे। झाड़ी की बात करते हैं तो गुलाब का जो फूल होता है, जंगली बेर होता है, करौंदा होता है, नील कांटा, गुड़हल, ये सब आपके झाड़ी के अंतर्गत आ जाएंगे। वृक्ष की बात करें तो नीम, आम, बरगद, पीपल, चीड़, ये सब जितने भी सागौन उगन जो है सब आपके वृक्ष के अंतर्गत आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 10 है, शाकाहारी, मांसाहारी तथा सर्वाहारी जंतुओं के 5 नाम लिखिए। आइए जानते हैं, शाकाहारी वे होते हैं जो सिर्फ वेजिटेरियन होते हैं, यानी सब्जियों जो को खाते हैं, पौधों को खाते हैं, उसको हम शाकाहारी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपका खरगोश है, गाय है, हाथी है, बकरी है, घोड़ा, ये सब शाकाहारी है। मांसाहारी की बात करें, शेर, चीता, गीदड़, तेंदुआ, मनुष्य, चील, मनुष्य, इसमें क्या नाम है कि ये सब मांसाहारी हैं। सर्वाहारी में यानी सभी को खाने वाला, जो ये भी खाए और ये भी खाए, उसको हम सर्वाहारी कहते हैं। मनुष्य है, मांस भी खाता है और ये फल सब्जियां भी खाता है। बिल्ली क्या है, मांस भी खाती है, दूध भी पीती है। कुत्ता क्या है, मांस भी खाता है, दूध भी पीता है। कौवा भी है, मांस भी खाता है और सब अनाज भी खाता है। गौरैया भी आपकी अनाज खाती है और मांस भी खाती है। तो ये सब आपके सर्वाहारी के अंतर्गत आ जाएंगे। और इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।